हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और ये ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं और ये हमारा चैप्टर 6 है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, कई सारे मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके स्थल रूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें जैसे गिवन है, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया है चित्र 6.1 में, पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हें दिखाया गया है कि पर्वत, पठार, नदी, मैदान, डेल्टा, प्रायद्वीप, स्थल संधि, तट, नदी मुहाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि तुमने अपनी डेली लाइफ में देखी होगी। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, जैसा कि कई सारे अभी हमने चित्र में देखे। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। मतलब ये कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कुछ बिल्कुल समतल होते हैं। इसी के आधार पर इसको कैटेगराइज किया जाता है। ओके, ये स्थल रूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी पर हम रहते हैं और पृथ्वी धीरे धीरे मूव करती है, धीरे धीरे चक्कर लगाती है, घूमती है, उसी तरह मैदान भी। ओके, मैदान जिस पर हम खड़े हैं वो भी धीरे धीरे घूम रहा है और धीरे धीरे उसमें गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है ना। सो जैसे कि अभी हमने ये चित्र देखा था कि इसमें पर्वत श्रृंखला, पर्वत, पठार, पहाड़ी, नदी, जीव, जल संधि और प्रायद्वीप, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, विभिन्न स्थल रूप के बारे में ये दिया हुआ है हमें, जिसे आपने डेली लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो यहाँ पे हमें ब्लू बॉक्स में गिवन है, क्या आप जानते हैं पहाड़ी वो स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। ओके, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम पता है आपको? जैसे सबसे पहले तो हमारा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, केटू हो जाएगा, है ना। इस तरह के हमारे पर्वत हो जाएंगे जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर तुम्हें बताई जा रही है एक एक्टिविटी जिसे तुम कर सकते हो, तो तुम्हें पर्वत के बारे में अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया है, आओ करके सीखें पर्वत बनाना। तो पहला, आप बहुत मात्रा में कागज़ लीजिए। दूसरा, कागज़ों को मेज पर रखिए। कागज़ों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। कागज़ में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उठ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया है। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे कागज़ लो और दोनों साइड को जब थोड़ा सा प्रेस करोगे तो इस तरह की आकृति बन जाएगी जिसे पर्वत कहा जाता है। कि दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो टूटकर घिस जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? अपर्दन। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं कि बारिश होती है तो बारिश से ऊपर की मिट्टी हट जाती है, वो घिस के हट जाती है ना, वहाँ पर नालियाँ ऐसे कुछ बन जाता है, अलग प्रकार की आकृति बन जाती है, तो उसको ही अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। जैसे मैंने कहा कि जो नदी है बहुत तेज़ी से फ्लो हो रही है और फिर वो बहुत सारा कंकड़ पत्थर ले जाके एक जगह जमा कर दे रही है, तो उसको ही निक्षेपण बोलते हैं। ओके, सो ये दोनों प्रक्रियाएं बहुत बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, अब देखो इसको हम ये किस तरह से बनी हुई है, इनका आकार क्या है, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब हम ये सारे आकार के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले है पर्वत। ठीक है, तो पर्वत के बारे में हमें बताया गया है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ओके, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। तो हिमानी किसे कहा जाता है?
ऐसे पर्वत जिन पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदी होती है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही पर्वत है, बट ज़मीन के नीचे भी जैसे समुद्र में पर्वत पाए जाते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। जो पहाड़ी इलाका होता है इसलिए वहाँ पर लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु भी इतनी रहने के लिए सूटेबल नहीं होती है। दूसरी, वहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ओके, देखो यहाँ पर तुमको एक फोटो दी हुई है वलित पर्वत। वलित पर्वत मतलब तुम इसे मोड़दार पर्वत भी कह सकते हो। जैसे तुमने कागज को मोड़कर एक पर्वत बनाया था ना, तो कैसे देखो ये तुमने मोड़ा तभी तो ये पर्वत बना। इसी तरह से याद रख सकते हो वलित पर्वत को कि ये मोड़दार पर्वत है। और जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ना, ये ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, इसकी जो सबसे ऊपरी और पतली परत भूपर्पटी कहलाती है। अब यहाँ पर तुम्हें ये जो श्रृंखला के बारे में बताया गया है, देखो एक पहाड़, उससे लगता हुआ ही दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, इस तरह से पहाड़ है ना, इसको ही श्रृंखला कहा जाता है। मतलब एक लाइन में, एक रेखा में। ओके, अब कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि कैसे हमने देखा कि एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पर्वतीय श्रृंखला कहते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि तुमको चित्र 5.1 देखने के लिए कहा जा रहा है कि पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि पर्वत जो है जितना उसका आकार हो उतनी ही उसकी ऊंचाई हो। ओके, तो उनके आकार और ऊंचाई में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत, इसको हिंदी में डिफिकल्ट नाम लग रहा है तो ब्लॉक माउंटेन भी याद कर सकते हो तुम। ओके, हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है, मतलब एक शंकु के आकार का, एक कोन के आकार का है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली तो ये यानी कि सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है, इसको तुम बिल्कुल याद रखना, बल्कि इसको नोट कर लो। अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ये भी बहुत पुराने हैं, बट विश्व का जो सबसे पुराना है वो कौन सा है? अरावली पर्वत। ओके, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी एकदम वर्टिकली रिप्लेस हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ओके, ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है कि बंद, है ना, तो जैसे तुम ऐसा समझो कि टूट कर गिर जाना, इस तरह के पर्वत जो होते हैं ना वो भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ये देखो यहाँ पर तुम्हें उत्खंड और द्रोणिका भ्रंश दिखाया गया है। पहले ये पर्वत ऐसा समझो बहुत ऊंचा था, है ना, फिर ये टूटकर पलट गया और इस तरह से ब्लॉक माउंटेन बन गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरोप की राइन घाटी तथा वॉर्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। इसे तुम लिख सकते हो, यूरोप की राइन घाटी और वॉर्जेस पर्वत बहुत पूछा जाता है। ब्लॉक पर माउंटेन के एग्जाम्पल तुमसे पूछा जाएगा ना तो तुम बता पाओगे राइन घाटी और वॉर्जेस पर्वत ब्लॉक माउंटेन जो है उसके एग्जाम्पल हैं। ओके, एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोड़दार पर्वत जिसको वलित पर्वत भी कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब थर्ड हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पता है ना, जब पृथ्वी से लावा फूटता है, ज़मीन के अंदर से आग निकलती है, उसको ही ज्वालामुखी कहा जाता है। तो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ज़रूर मैं बोलूँगी वलित पर्वत के 3 उदाहरण तुम्हें आने चाहिए, और ब्लॉक माउंटेन और ये जो हमारा दिया हुआ है ज्वालामुखी पर्वत, इन दोनों के 2-2 उदाहरण तुमको आने चाहिए ज़रूर। जो इसमें दिए हुए हैं उसको मार्क कर लो, लिख लो। ठीक है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं।
मतलब जल को कलेक्ट करते हैं, ऐसा कह सकते हो। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। ओके, यानी ये जल को कलेक्ट करके रखे रहते हैं, तब इन्हीं से झीलें बहती हैं, इन्हीं से नदियाँ बहती हैं। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। ओके, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। बिल्कुल सही, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और पर्वतों की सुंदरता को देखते हैं, उसको सराहते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। इसमें से ज़रूर तुमने पैराग्लाइडिंग के बारे में सुना होगा, स्काइंग के बारे में भी सुना होगा। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं? ठीक है, ये तो एक्टिविटी है तुम्हें इन्वॉल्व करने के लिए कि इंटरेस्ट जागर है। देखो यहाँ ब्लू बॉक्स में क्या दिया है कि क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मौनाकी पर्वत। मौनाकी पर्वत के बारे में भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसे तुम याद रखो। मौनाकी पर्वत हवाई द्वीप भी इसे कहा जाता है, सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ओके, मौनाकी पर्वत की ऊंचाई। अब देखो, अब नेक्स्ट ये हमारा किसकी फ़ोटो बनी हुई है? ज्वालामुखी पर्वत की। देखो, ज्वालामुखी पर्वत की फ़ोटो तुमने देखी। अब तुम्हें यहाँ पर गिवन है कि ये ज्वालामुखी राख, भाप और गैस युक्त घने बादल, और जिसमें से कि लावा, बम इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ओके, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण कैसे होता है? राख और लावा की परतों के जमने से होता है, और किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें पढ़ना है पठार के बारे में। उससे पहले देखो, तुम्हें एक फ़ोटो दी हुई है और कह रहा है कि यहाँ पर इस खेल का नाम बताइए। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि इस खेल का क्या नाम है, क्या तुम्हें पता है? अब हम अपने अगले टॉपिक पठार को स्टार्ट करते हैं। देखो, पठार के बारे में दिया हुआ है कि पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। सपाट मीन्स चपटी या समतल। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ओके, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। ओके, अब यहाँ पे हमें गिवन है आगे कि केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। मतलब ये पठार के उदाहरण हैं, जैसा कि हमने देखा था चित्र में। अब कहा जा रहा है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। हमने पढ़ा था ना कि हम ऊंचाई कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं। ओके, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जब तुम कभी स्टेशन पे जाओ तो ध्यान देना, जो बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा रहता है ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर, तो जितना भी मीटर होता है उतना लिखा रहता है। ओके, तो अगर 4,000 6,000 मीटर कोई भी भाग उठा हुआ है और ऊपर से सपाट है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पठार। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें एक पठार की फ़ोटो दी हुई है। तुम्हें समझ में आया पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस है? पर्वत भी उठा हुआ होता है ज़मीन पर, बट वो क्या होता है ना कि ऊर्ध्वाधर होता है और ऊपर एकदम शंक्वाकार का होता है। बट ये जो पठार होता है ना, ये ऊपर से सपाट होता है। ओके, अब दिया है पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। हाँ, यहाँ पे पूछा जाता है तुमसे कि कौन से संसाधन में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो तुम्हें ये याद रखना है कि पठार में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ओके, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। खनन क्षेत्र मतलब जहाँ पर माइनिंग होती है ना, तो सबसे ज़्यादा वो पठारी एरिया में ही स्थित है। और अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आगे तुम्हें क्या दिया है कि पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में
छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा मंदिर पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात। ये याद रखना है तुम्हें कि ये हुंड्रू जलप्रपात पूछ सकता है कहाँ पर है, और जोग जलप्रपात पूछ सकता है तुमसे कहाँ पर है। ओके। अब लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास के लिए उपजाऊ होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैदान। ओके। सो मैदान के बारे में हमें गिवन है कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। मैदान का मतलब देखो यही होता है जहाँ पर नदियाँ बह रही हों। ओके। जो नदी का किनारे वाला जो उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, वो समझो कि मैदान कहा जाता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। पर्वतों को वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे ले चलती हैं। और हमने पढ़ा था ना कि जब आगे वो अपर्दित पदार्थों को ले जाती हैं फिर किसी जगह पे जाके कलेक्ट कर देती हैं तो क्या होता है, निक्षेपण कहा जाता है। तो वो आगे बताया जा रहा है कि अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ओके। अब दिया हुआ है सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। जैसे कि तुम एग्जाम्पल ले सकते हो गंगा का मैदान। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ओके। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, और एक और याद रख सकते हो चीन यांगत्से नदी का मैदान। देखो अब तुम्हें ना ये जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो ज़रूर अपने माइंड में रखना है। ओके। ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन हर लाइन से बनते हैं। जो भी इसलिए इंपॉर्टेंट लगे वो तो फट से तुम्हें रट लेना है। अब देखो तुम्हें बताया जा रहा है कि मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं कि वो खेती कर सकते हैं आराम से, परिवहन की सुविधा है, इस वजह से लोग यहाँ पर आकर ज़्यादा बसते हैं। इसी तरह से तुम देखोगे कि पहाड़ी इलाके की जलवायु सूटेबल नहीं होती है ना, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है पर्वत में। तो मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, तो ये भी हमने पढ़ा। अब देखो गिवन है मैदानों में फसलें। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक फ़ोटो दी हुई है ना, तो देखो मैदानों में कैसी कितनी अच्छी हरी भरी फसलें लगाई गई हैं और कितना देखने में मनोरम नज़र आ रहा है। तो ये मैदान का चित्र है। देखो तो फिर अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या गिवन है कि उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। कहाँ अधिक आसान होता है? मैदानों में। ओके। तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? तो ये तुम्हें समझ में आया ना कुछ अंतर? तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब देखो उसके बाद दिया हुआ है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम इसलिए ही तो पढ़ते हैं कि जो भी प्राकृतिक आपदाएँ हैं जिनसे हम बच सकते हैं, या जो मानव द्वारा आपदाएँ क्रिएट की जा रही हैं, उनसे बचने के लिए इनको यूज़ किया जाए। हम कितने तरीक़ों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि
पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे हमें उपजाऊ भूमि मिली है तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए कि उस पर कूड़ा फेंक कर उसे खराब कर देना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही लिए उपयोगी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ओके, तो इस पाठ का यही उद्देश्य है कि हम पृथ्वी के बारे में जानें और उसको सुरक्षित रखने का चलाएं। जैसे यहाँ पर मिशन है, हमें स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें अपनी पृथ्वी को स्वच्छ रखना है, खुद को स्वच्छ रखना है और एक स्वस्थ मस्तिष्क, स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। देखो यहाँ पर ऊपर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें तुम्हें रस्सी से बना पुल दिखाया जा रहा है, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है ये रस्सी से बना पुल। आई होप कि तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो इसलिए अगर हमें खुद को स्वस्थ रखना है तो अपने मस्तिष्क को स्वच्छ रखना होगा और स्वस्थ वो खुद हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कुछ, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसका एक अलग से सेशन ले आऊँगी एक्सरसाइज का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।